नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। इंडिया डेली लाइव के संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, बीजेपी लगातार एक ही बात कह रही है। बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार को जिताने का नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का है। लेकिन आज इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किए हैं। केजरीवाल को कल ही जमानत मिली थी और वो तिहाड़ से रिहा हुए थे। आज उन्होंने रिहाई के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले साल 17 सितंबर को मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे? तो क्या इस बार वोट प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए मांगा जा रहा है? वो वोटरों को एक तरह से सवाल कर रहे थे कि होने वाला क्या है और उनकी नजरिए से कैसे देखना चाहिए। उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को निपटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिल सकती हैं और सट्टा बाजार भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। बात उन्होंने बहुत कुछ कही। उन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। आज संपादक सम्मेलन में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, संपादकों के साथ। उन्होंने ये भी बताया कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। हम इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने जितनी जल्दी ये बयान दिया, बीजेपी का जवाब भी उतना जल्दी ही आया। केजरीवाल 20 घंटे, उनको रिहा होने के बाद मुश्किल से 20 घंटे लगे और बीजेपी पे उन्होंने पहला हमला कर दिया। तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया है और अमित शाह ने कहा है कि मोदी तीसरा टर्म पूरा करेंगे और 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने जो बयान दिया है उसका इस लोकसभा चुनाव में किस तरह असर हो सकता है। क्या पब्लिक इस बारे में सोचेगी? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? जेल से रिहाई मिली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा प्रधानमंत्री को अपने निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने सीधा सवाल पूछा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो उसका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले यूपी के सीएम को बदल दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। योगी आदित्यनाथ के बाद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पीएम मोदी की मंशा के बारे में बताया। केजरीवाल ने दावा किया कि मोदी अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी राम का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले प्रार्थना की। वो भगवान श्री हनुमान जिनके हृदय में सदैव श्री राम रहते हैं, वहां से बाहर निकल के भी उनके वक्तव्य और पूरे प्रेस में एक बार श्री राम का नाम नहीं निकला। केजरीवाल 1 जून तक के अंतरिम जमानत पर हैं और देश में चुनाव के 4 चरण बचे हैं। ऐसे में केजरीवाल की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर बीजेपी के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार कर सकें। तो संपादक सम्मेलन में आज हमारे साथ रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रहे हुए हैं बड़े बड़े संस्थानों में। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राकेश उपाध्याय जुड़ेंगे हमारे साथ, अजय शुक्ला जुड़ेंगे और भी पत्रकार हमारे साथ, पत्रकार और वरिष्ठ संपादक जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। पहले देखते कि केजरीवाल ने आज जो कुछ भी कहा उसका मतलब क्या है और वो सवाल एक्चुअली जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे क्या उठता है।
क्या केजरीवाल ने आज जो 75 साल वाली बात की, उस 75 साल वाली बात के बहाने ये है कि वो बीजेपी की परिपाटी का हवाला देकर ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और जनता के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि भाई 75 साल के बाद अगर मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो कौन बनेगा, अमित शाह बनेंगे, जिसे वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जो कुछ भी उन्होंने बोला है क्या वो सच है, क्या वाकई बीजेपी में 75 साल के बाद किसी भी नेता को किसी पद पर जो राजनेता के तौर पे, मंत्री के तौर पे है, वो रहते पाते हैं या नहीं रह पाते, उसको भी हम देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि 75 के बाद ऐसा कितने नेता है जिनको कि हटा दिया गया सिर्फ इस वजह पर कि वो 75 साल के हो गए। केजरीवाल अमित शाह का नाम भी ले रहे हैं और आगे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये कोशिश होगी एक राजनेता के तौर पे कि अगर मोदी की जगह अमित शाह का नाम आगे आ जाए तो हो सकता है कि जो मोदी की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी है उसका लोगों पर असर पड़े और लोग सोचे कि मोदी की जगह अमित शाह को वोट करना है तो करूं या ना करूं। ये मन में एक तरह से कन्फ्यूजन डालने वाली बात है। तीसरी बात वो योगी आदित्यनाथ की उन्होंने की और कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी 2 महीने में निपटा दिया जाएगा, यानी उनको हटा दिया जा सकता है अगर सरकार बनती है। एक तरह से आप देखिए तो ये वो शायद उस चीज़ को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार बात की कि शायद ठाकुर बीजेपी से नाराज़ हैं। तो अगर आप ये बात कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा तो क्या पता उस चीज़ को थोड़ी और तूल मिले और लोग अंदर खाने इस बात पे विचार करें, विमर्श करें। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद वो आंकड़ा लेके आए हैं 220 से 230 कि यही होगा बीजेपी का स्कोर, इतनी ही सीटें जीतेंगी। यानी ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस सुनने के बाद एक बार अगर वो कहते 110 120 तो लोग एक बार में सिरे से खारिज कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा नंबर है जिस पे हो सकता है कि लोग एक बार को सोचे कि क्या वाकई बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले कमतर तो नहीं होने वाला है, क्या वाकई इतनी सीट तो नहीं होने वाली है। और उन्होंने सटोरी और सट्टा बाजार का हवाला लिया है तो वो भी लोगों के मन में संशय ही पैदा करेगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और एक बात उन्होंने और की है, वो सीधे मोदी पे निशाना है कि मोदी 1 नेशन 1 लीडर चाहते हैं। मतलब हर तरफ से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ही जो चाहते हैं सिर्फ वो रहे और उनके अलावा कोई नहीं रहे। तो इसमें अपने आप में कुछ चीज़ों में विरोधाभास भी है, हम बात करेंगे। पहला सवाल मैं रामकृपाल जी से लेना चाहूँगा। रामकृपाल जी ये बताइए कि क्या वाकई बीजेपी में कहीं पर ये लिखित तौर पे या कहीं इस तरह की कोई बात है कि 75 साल के बाद कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा कोई लिखित है या कोई घोषित तौर पे है, ऐसा क्या? नहीं, न तो लिखित है ना घोषित तौर पे है। देखिए बीजेपी में बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अंदर खाने चलती हैं, वो संगठन है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं है कि कहीं भी लिखित हो या उस तरह की कोई चीज़ रही हो, तो ये बात तो नहीं ही है। और अरविंद केजरीवाल जी देखिए 21 दिनों के लिए बाहर आए हैं सिर्फ इसलिए कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपोजिशन में एक हवा फूकें, उसको और ताकतवर बनाएं थोड़ा सा। तो वो केजरीवाल जी कल जेल से निकलते ही ऑलरेडी रोड शो उन्होंने शुरू कर दिया, बल्कि कल मैंने आपके चैनल पर ये बात कही ही थी। तो केजरीवाल जी एक बजे हुए पॉलिटिशियन हो गए हैं अब, लेकिन कई बार जो चीज़ें जैसे उन्होंने कह रहे हैं तो वो जैसे आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही हैं। वो सोच रहे हैं कि बीजेपी, पहली बात तो ये है केजरीवाल जी ने दिल्ली के सदन में ही कहा था कि अगर हम 2024 में नहीं मोदी को हरा पाए तो हम 2029 में हराएंगे, याद है आपको? जी। बहुत पहले जेल जाने से कुछ ही समय पहले कहा था। आज फिर उन्होंने एक और चीज़ कही है कि अगर ये मतलब जाहिर सी बात है कि मोदी की लोकप्रियता को अभी भी आप मान रहे हैं कि अगर जनता वोट देगी तो मोदी के नाते देगी। ये मैं बहुत पहले से कह रहा था, 2014 से ये रेफरेंडम है, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए, सीधी बात है। और इस बात को केजरीवाल ने स्वीकार किया। तीसरी बात, हमारे लोकतंत्र में कोई ऐसा गठबंधन मतलब प्री पोल्ड अलायंस नहीं है, सभी पार्टियां अपने बूते लड़ रही हैं। तो बीजेपी अगर 220 और 230 भी पाती है तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश में 84 के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी सबसे ज़्यादा बड़ी बीजेपी बनेगी, क्योंकि जब 2004 में कांग्रेस 143 थी, राजीव गांधी जब 89 में
उनको भी 200 से कम सीटें मिली थी। जी। पहला ऑफर उनको गया था, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, अगर बीजेपी अपने बूते 220-230 सीटें पा रही है तो क्लियर कट जान लीजिए कि फिर तो बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं उसमें। क्योंकि दक्षिण भारत की पार्टियां पिछले दौर में भी बीजेपी के साथ रही हैं, चाहे वो आंध्रा हो, तेलंगाना की बीआरएस रही हो, उड़ीसा से बीजू पटनायक। तो अगर एनडीए मिला करके तो करीब करीब बहुमत के पास पहुंच रहे हैं। और देखिए, मेरा मानना है और बिल्कुल सही है, इस देश में जो भी पार्टी 230-40 के आसपास रहेगी वो चुंबक बन जाती है। छोटे छोटे दल जितने रीजनल पार्टीज हैं वे उनकी मजबूरी होती है कि उसके साथ जाके जुड़ते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, केजरीवाल जी निश्चित रूप से थोड़ा रियलिस्टिक भी हैं, इसलिए वो उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं जैसे बाकी नेता कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो इस बात के पोटेंशियल भी मान रहे हैं कि बीजेपी अभी पावरफुल है और उसके आने की है, और अगर मोदी आ गए, मोदी हटेंगे तो उनके यहाँ नंबर 2 नंबर 3 पड़े हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अमित शाह, योगी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो मोदी का विकल्प बन सकते हैं बीजेपी में। लेकिन जनता यही सोचेगी कि भाई दूसरों के बारे में तो बता रहे हो, जरा अपने बारे में तो बताओ, अपोजिशन में नंबर 1 कौन है? आप तो बीजेपी के नंबर 2 और नंबर 3 भी बता दिए, तो कम से कम ये बात तो होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल का है कि कहीं ना कहीं से एक संशय डालो लोगों के दिमाग में, और जो फेंस सीटर होते हैं, देखिए 90% तो डिसाइडेड होते हैं। ये जो 75-76 की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ख्याल अरविंद जी को ही आया है, जनता को नहीं आया है। जनता अच्छी तरह जानती हो कितने साल के हैं, कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे, और सेकंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन केजरीवाल कोशिश जरूर कर रहे हैं, और जैसा मैंने कल आपको कहा था कि जेल से बाहर आए हैं तो निश्चित रूप से अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को एक ऊर्जा तो मिली है, लेकिन वो ऊर्जा हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कहीं वो बैकफायर न कर जाए। तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि वो, ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के या बीजेपी के वोट में कोई पुनर्थिंकिंग करवा पाएंगे। जी, मैं प्रेम कुमार जी आपके पास भी आऊँगा और अजय शुक्ला के पास भी चलूँगा। उससे पहले मैं दर्शकों को अमित शाह का वो बयान सुनाना चाहता हूं जो केजरीवाल के बयान के बाद उन्होंने रिएक्शन के तौर पे दिया है। कृपया दर्शकों के लिए वो पहले चलाइए, फिर बात करेंगे। जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। प्रेम कुमार जी, आपने सीधे सीधे गृह मंत्री के मुंह से सुन लिया किस तरह का कुछ लिखा हुआ बीजेपी के संविधान में नहीं है। फिर ये कहां से केजरीवाल साहब लेके आ गए कि 75 साल के हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और अमित शाह का नाम ले आए सामने? देखिए मेहर जी, क्या बीते दिनों पूरे देश में बीजेपी के भीतर जो सियासत रही और जो नेता क्रमशः रिटायर होते गए, उनके पीछे 75 साल की थ्योरी नहीं थी क्या? बीजेपी के लोग 5 जनवरी में छपे लेख, बीजेपी नेताओं के बयान, उन सब बातों की कोई महत्व नहीं होता है क्या? तो वो बातें हैं। आज अगर अमित शाह नकार रहे हैं तो जाहिर बात है वो कह रहे हैं कि जुमला है, वो पहले भी बोलते रहे जुमला है, तो हो सकता है 75 साल जुमला हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात को टॉस करके वास्तव में बीजेपी के भीतर जो अंतर्द्वंद है उसको उभारने की और सामने लाने की कोशिश। आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी के भीतर अंतर्द्वंद है? अगर 75 साल की उम्र के कारण सुमित्रा महाजन, आपको उमा भारती जैसे नेता, ये सारे लोग बाहर हो गए, टिकट नहीं मिला, बेदखल हो गए, तो अंदर बेचैनी तो रही है
वही कि जब सब येदियुरप्पा के मामले में उनको एक मौका भी दिया गया था 75 पूरा होने के बाद भी थोड़े समय के लिए 75 पार होने के बाद मौका मिला था। दिया था। अच्छा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन हटाया भी गया उसी वजह से। तो मतलब 75 कोई ऐसा नहीं ना कि लक्ष्मण की मतलब लक्ष्मण रेखा है कि 75 जैसे हो गए बस खत्म, इसके बाद आगे जो है कोई स्कोप आपके लिए बीजेपी में नहीं बचता है। यहाँ पर यह है कि राजनीतिक संकट से निपटने के लिए किसी रूल को तोड़ा जाए तो येदियुरप्पा जैसा तोड़ा भी जा सकता है, इसका ये मतलब है। तो क्या बीजेपी में नेतृत्व का राजनीतिक संकट होगा कि नरेंद्र मोदी जी को 75 के बाद भी बनाया जाए? ऐसे प्रश्नों को उभारने के लिए उन्होंने रखा है अंतर्द्वंद को, और उस अंतर्द्वंद को भी ये जो योगी मोदी के रूप में हमेशा उठता रहा है, या राजपूत वोट जिसको लेके आप चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा के अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आ गई तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये चर्चा निराधार नहीं है। तमाम पुराने दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री रहे उन सब का सब्स्टिट्यूट के रूप में ऐसे ऐसे नेता दे दिए गए जो कभी भी जिनको हटाया जा सकता है, जो सिर्फ जिनका तो अपना कोई पार्टी कद का नहीं है। अंदर का मसला है, किसी को प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बनाए, किसी को नेता सदन बनाए, किसी को विधानसभा में नेता बनाए। जी, यह अंदर का ही मसला है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो अंदर के मसलों को ही उसमें चिंगारी भड़काने के लिए कही है, और जनता के सामने कुछ सवाल भी पैदा किए। उनकी राजनीति वो है कि बीजेपी के भीतर अंतर्द्वंद को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। बार बार ये अंतर्द्वंद की बात प्रेम कुमार, बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद है क्या? और इसी का ये नतीजा है कि वो कह रहे कि मोदी जी 75 साल के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे। वही अंतर्द्वंद मुझे तो नहीं दिखता है। अगर आप राजनीतिक चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को एक पत्रकार के रूप में हमने भी कवर किया है, लंबे समय तक पैकेजेस लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखी है। 75 साल का सवाल कभी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी रेजोल्यूशन में नहीं है, न बीजेपी के संविधान में है। ये एक फार्मूला था जिसमें नई पीढ़ी को आगे लाना था और पुराने नेता धीरे धीरे उनको सम्मानजनक रूप से एक स्थान देना था। तो मार्गदर्शक मंडल बना था, सही बात है। लेकिन अब ये कहना कि कोई अंतर्द्वंद नेतृत्व को लेकर सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी दो मत नहीं है। सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर कहीं कोई इंक्लिनेशन नहीं है तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल एक बियॉन्ड डाउट है, स्पॉटलेस है, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पर वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब कितनी सीट लेकर बनेंगे, कितने बड़े बहुमत को लेकर के बनेंगे, इस पर अनेक प्रकार के मत हैं। हवा तो चली है तीसरे फेज के चुनाव के बाद कि भाई सीट घट रही है, कोई घटवट नहीं रही है। क्यों? तीसरे फेज के चुनाव के बाद आप कह रहे कि हवा चली कि सीट घट रही है। ये बनाया जा रहा है क्योंकि जॉर्ज सोरोस लग गए हैं। अब सोरोस की फंडिंग है तो तमाम पोर्टल है, न्यूज़ क्लिक टाइप पोर्टल है बहुत सारे, तो पत्रकार भाई अपना काम करेंगे जो निर्देश होगा। लेकिन अमूमन जो एक तस्वीर उभर करके आ रही है, बीजेपी 19 के मुकाबले बड़े बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी को भी दो मत नहीं रखना चाहिए। और जो निष्पक्ष एनालिसिस है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन आप उठा लीजिए, इंटरनेशनल मैगजीन है, हर सप्ताह वीकली मैगजीन है, पिछले 4 इशू इसी बात पर फोकस हैं। उनका जो एडिटर्स का एक टीम है, उनके जर्नलिस्ट की टीम है, वो पूरा एक राय दे करके और उसका निष्पक्ष आकलन करके उन्होंने बता दिया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि केंद्र में भाजपा नहीं आ रही और कोई अंतर्द्वंद भाजपा में नेतृत्व के स्तर पर तो है ही नहीं। नागपुर में भी 3 दिन संघ की बैठक थी, कोई सवाल या कोई प्रश्न या कोई प्रस्ताव आया है क्या, या किसी पत्रकार ने कोई स्टोरी की है क्या? अरे जब संघ के मुख्यालय में कोई डाउट नहीं है, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डाउट नहीं है, पार्टी के भीतर कोई डाउट नहीं है, तो ये तो केवल कुछ लोगों का एक मन से पैदा किया हुआ एक ख्याली पुलाव है। अजय शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि ना तो संघ में कभी इस तरह की चर्चा हुई, ना बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग में कभी ऐसी चर्चा हुई, ना कहीं से कोई शक सुबह है। बावजूद इसके ये 75 साल का फंडा लेके आज जो है केजरीवाल साहब ने कहा है कि 75 के बाद मोदी जी नहीं होंगे तो कौन होगा। ये इसे आप क्या देख रहे हैं? मतलब जो जनता है देश की
उसको एक तरह से मन में कंफ्यूज इसलिए करना है क्योंकि मोदी नाम क्या काट कह लीजिए शायद विपक्ष को दिख नहीं रहा, तो इसीलिए एक नया नाम अमित शाह का उछाल दीजिए, पब्लिक कंफ्यूज और वोट दे उसके बाद। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत नहीं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो आएंगे और उनको बनाएंगे या ये करेंगे, तो मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। इसकी संभावना क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि पूरे देश में जहां भी देख रहा हूं, जिस भी राज्य में देख रहा हूं, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती नजर आती, और इतनी कम होती नजर आती है कि उस स्थिति में वो 200 भी नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ही नहीं बन रही है, तो अमित शाह बनेंगे या नरेंद्र मोदी बनेंगे या कौन बनेगा, इस पर चर्चा फिर क्यों है? नहीं अजय जी ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये आप एक नेता वाली बात कह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सरकार बन ही नहीं रही, ये नेता कह सकते हैं? आप गिनिए, मैं स्टेट वाइज गिनाता हूं, आप गिन लीजिए। आप गिना दीजिए, आप गिना दीजिए कहां कहां आपने कितना घटा दीजिए। मैं वही गिनाता हूं, आप गिनिए। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी साफ है, लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी साफ है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी साफ है, और हिमाचल में 1 सीट आने जा रही है, हरियाणा में 1 सीट आने जा रही है। इसके बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 4 सीटें कम होती दिखाई देती हैं। आप यदि राजस्थान चले जाएंगे तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम होती दिखाई देती हैं। आप गुजरात चले जाएंगे तो वहां पर 6 से 8 सीटें कम होती दिखाई देती हैं। आप उत्तराखंड में आ जाएंगे तो उत्तराखंड में 2 से 3 सीटें कम होती दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश में 35 से 40 सीटें कम होती दिखाई देती हैं। यूपी में 35 से 40 सीट आप कम कर रहे हैं। 35 से 40। और इसके बाद में इवन यदि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार जाए, राकेश जी वहां भाजपा की कृपा से बीएचयू में नौकरी कर रहे हैं, ऐसी बात आप कर तो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां हार जाए तो बड़ी बात नहीं मैं है। अजय जी मैं आपको बता रहा हूं, और इधर सुन लीजिए। उसके बाद में बिहार में कम से कम 20 सीटें कम होने जा रही है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, अजय जी आगे सुनिए ना, अब आगे की तो जरूरत ही नहीं है। यूपी में आपने करीब 25-30 से 40 सीट कम कर, 35 सीटें, और बिहार में तो 55 ऐसे ही हो गया। इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं जाता है। यूपी और बिहार का अगर ये कांड हो गया तो 200 सीटें भी नहीं आती मुझे दिखाई देती हैं। लीजिए राकेश जी आपका जवाब देंगे, फिर हम कृपा जी से मिलूंगा। राकेश जी दीजिए जवाब, इतनी सीटें कम हो जाएंगी यूपी और बिहार में? देखिए ऐसा है, अजय जी का ख्याली पुलाव है। बनारस का नाम लिया उन्होंने, बनारस हार जाए। अरे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, रोज बात होती है, हर 10 दिन पे गाँव घर जाता रहता हूँ। लहर चल रही है, लहर पिछली बार से ज्यादा भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। आपको पता है अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, गांव गिराव में, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक तमाम सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में, मैं कल जिस सीट पर चित्रा त्रिपाठी जी, खैर नाम नहीं लेना चाहता, तमाम चैनलों में लोग जो जा रहे हैं बात कर रहे हैं, मैं उन महिलाओं को सुनता हूं। महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं, मुस्लिम महिलाएं दे रही हैं वोट। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदलाव आया है, और जो नई पीढ़ी है, अरे अजय जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जम करके बीजेपी को वोट दे रही है। प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को फिर से गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल है, क्योंकि मालूम है इस देश कहां खड़ा था। 70 सालों में जो स्थिति थी, आज पिछले 10 सालों में जो बदलाव आया है। ये सिर्फ चंद वो लोग हैं जो मुस्लिम मंच के, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक, देखिए कोई किसी चैनल का संवाददाता किसी मंच के लोगों के पीछे नहीं जाता है, वो जनता में घूमता है। जनरल पब्लिक राजीव रंजन घूम रहे हैं न्यूज 24 के, वो कोई मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े हैं, मैं सबको सुनता हूँ। इसी का नतीजा है गिरिराज सिंह वहाँ कहते हैं। सुनिए मैं अजय जी, पत्रकारों की रिपोर्ट की एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। अजय जी सुनिए, मैं आपको अभी डाटा दे रहा हूँ। सुनिए, हमारा शो चल रहा है, इसके नीचे कमेंट आ रहा होगा यूट्यूब पर, आप कमेंट पढ़ लीजिए। सुनिए आप देख लीजिए ना कि देशद्रोही जिन्हें आप बोलते हैं वो क्या वोट देंगे।
बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अजय जी एक से रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राजपूत बिरादरी से मैं राजपूत बिरादरी अजय जी मैं भी राजपूत हूँ। अजय जी सुन लीजिए, ये भी कुछ रामकृपाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई बिरादरीवाद नहीं है, कहीं कोई जातिवाद नहीं है। बीजेपी के पक्ष में जो 2014, 2019, 2022, 2017 में वोट दे चुका है, पूरा वोट दे रहा है, कमिटेड है। अजय जी कोई नाराजगी नहीं है। जाटों में लहर चल रही है, पश्चिम का नतीजा आप देख लीजिएगा। सुनिए अजय जी मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर मौका मिलेगा। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे, पर उनकी बात सुन लेते, फिर पीयूष पंत साहब के पास भी चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं कोई 4 जून को क्या होगा नहीं कह रहा हूं। मैं केवल कुछ सवाल एनालिसिस करके एक में सवाल पूछ रहा हूं। अजय जी जो कह रहे थे कि बीजेपी को 200 से या जितनी भी सीटें बता रहे हैं, मैं केवल एक बात कहता हूं, 2004 में कांग्रेस को 143 सीट ही मिली थी और सरकार चली थी। 2009 में 200 सीट के करीब थी, 208 या 207 सरकार चली थी ना। आप प्लीज देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मैं नंबर नहीं कर रहा हूं। अरे भैया मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, बाद में 10 साल चली यूपीए। मोदी आप जितनी सीटें दे रहे हैं, मैं केवल 2 स्टेट का नाम ले रहा हूं। बीजेपी उड़ीसा में चाहे जो पार्टी जीते, सारी की सारी सीटें वो सीटें बीजेपी के खाते में हैं। आंध्रा में चाहे जितनी सीटें आए, सारी सीटें एनडीए के खाते में हैं। 2 स्टेट केवल बता रहा हूं आपको, मैं सुन लीजिएगा। और जिस तरह से मैं खुद कहता हूं कि अगर 200 के ऊपर बीजेपी जाती, 220-30, तो ये बताइए, बीजेपी का तो आपने बता दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी? कांग्रेस या कोई और, या टीएमसी कौन होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस होगी। वो तिहाई में, वो 3 अंकों में भी नहीं जा रही है। तो आप ये बताइए कि एक 200 का है और एक 100 है। राष्ट्रपति तो जाहिर सी बात है इनवाइट करेंगे बीजेपी को, मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद आप ये फ्लोर पे जब कॉन्फिडेंस ये टेस्ट होगा, तो आप मान लें सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, पहली बात। यानी आप फिर आप नहीं फरोख्त का मैं धंधा तो फिर चलेगा। मैं तो आपका पार्टी आपको उदाहरण दे रहा हूं भैया। ये 143 सीट पहले ही लेके assess कर कांग्रेस लिया। सरकार बना सकती है। नहीं, और 200 सीट वाले मोदी को नहीं। अजय जी बात तो सुनिए। 50 सीट वाले कांग्रेस को नहीं, द्रौपदी देखिए, मुर्मू रामकृपाल जी, कांग्रेस को रामकृपाल बुलाएंगी जी शपथ ग्रहण के लिए। कि 50 सीटें फरोख्त लेकर के धंधा क्या आप होगा लोग जब चटनी नहीं खाने आएगी। की आप बात करते हैं यार आप लोग। नहीं। प्लीज कम से कम यथार्थ की बात कीजिए, जो आज की तारीख में सिनेरियो है। मैं आपकी बात को मान करके चल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी भी 200 सीट दे रहे हैं, केजरीवाल 200 सीट दे रहे हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो मोदी के विरोधी हैं, सब 200+ बीजेपी को दे रहे हैं और खुद अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। अब तक किसी एक ने नहीं कहा है कि कांग्रेस 3 फिगर में आ रही है। कोई एक बता दीजिए इंडिया अलायंस का। ममता बनर्जी ने कहा कि आप 42 नहीं पार कर सकते। आप बताइए आपके इंडिया अलायंस का, मुझे बता दीजिए एक भी नेता अगर कह रहा हो कि अपोजिशन की पार्टी सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 3 डिजिट में आ रही है क्या? और क्या अगर सैकड़ा में भी नहीं पहुंच रही है, तो इस देश की जनता, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं क्या 50 लाने वाले को प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर करेंगी? राजीव गांधी को किया था, 186 थी, मना कर दिया राजीव गांधी ने 89 में। अजय जी बात तो सीधी सिंपल है ना कि अगर आपके फॉर्म, अजय जी सुनिए आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ये पीयूष पंत साहब भी हैं, उनसे भी मुझे बात करनी है, आपके दोबारा मौका दूंगा। बात तो सीधी ये कह रहे हैं रामकृपाल सर कि किसी भी हालत में आपके आंकड़े से भी जाए तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर आप करेंगे तो उसके टक्कर में कोई नहीं, वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो आती है तो राष्ट्रपति जाहिर तौर पर अगर किसी को सबसे पहले सरकार बनाने के लिए अगर बुलाएगी तो वो बीजेपी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी राय पे भी आऊँगा। पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पीयूष जी, बात आज सवाल हमने चर्चा इस बात से शुरू की कि केजरीवाल साहब ने आज जो सवाल उठाया है कि 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अगले साल और उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और फिर क्या हो सकता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाए तो पब्लिक अमित शाह के लिए वोट करेगी। क्या सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी की काट कोई नहीं है, इसीलिए एक नया नाम उछालो, पब्लिक में कंफ्यूज करो? क्योंकि ये तो कोई कहेगा नहीं कि येदियुरप्पा भी थे जो 75 साल के बाद काम करते रहे, उसके बाद जो मेट्रो मैन थे उनको भी उन्होंने 75-80 के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था, ऐसे भी लोग थे और ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं था। शायद फिजिकल फिटनेस की बात हो रही थी कि एफिकेसी, पार्टी के लिए दौड़ भाग करना, काम करना और जितना एक्टिव होना चाहिए अगर वो वैसे नहीं है तो एक काम करते कि इनके अनुभव का लाभ लेते हुए इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। और इस बात का विमर्श जो है 2019 में इसलिए ज़्यादा हुआ था क्योंकि उस टाइम पर करीब 10-15 नेता थे, मैं नाम लेके बताना चाहूँगा। LK आडवाणी साहब थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सुमित्रा महाजन थी, कलराज मिश्रा थे, कोश्यारी थे, BC वंडूरी, करिया मुंडा, शांता कुमार, इस तरह सत्यनारायण जटिया, ऐसे कई नेता थे जो कि थोड़े उम्र दराज लग रहे थे। तो पार्टी ने सोचा कि इनको चुनाव मैदान में उतारने की जगह क्या इनके अनुभव का लाभ लिया जाए और उसी को कहीं कोई लिखित घोषित और कहीं कागज में बद्ध तो है नहीं, ना कोई बयान है। तो केजरीवाल साहब ने सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने के लिए क्या ये बयान दिया है? पीयूष पंत जी। हाँ, देखिए, ये चुनाव का मौसम है और अभी अभी केजरीवाल जी जो है जेल से बाहर आए हैं। अब उनको जो है एक इस तरह का मोदी जी पे एक आक्रमण करने के लिए उनको कुछ चाहिए था और उनको लगता है कि इससे जो है कि कहीं न कहीं जो है वो मोदी जी की एक जो का महत्व है, जो कि कहीं न कहीं शायद जिस तरह से मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं और उसमें जो उनका विचलन हो रहा है बातों में, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, कहीं न कहीं कहा जा रहा है सेल्फ गोल भी कर दे रहे हैं वो, तो उनकी एक जो इस तरह का एक चीज़ इस बार के चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक छवि एक आत्मविश्वास से विहीन व्यक्ति की नजर आ रही है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है। आत्मविश्वास से विहीन मतलब बिना कॉन्फिडेंस वाले नेता वो दिख रहे हैं जो आपको? कॉन्फिडेंट नहीं है, जो अपने कार्यक्रमों को बता नहीं पा रहा है, जो दूसरों के कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए कहीं न कहीं भटक जा रहा है और ऐसे मुद्दे ले आ रहे हैं जो कहीं वो है ही नहीं परिदृश्य में, और ये स्थिति पहुंच गई कि वो सेल्फ गोल भी कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका फायदा उठाते हुए कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने ये बात को कह दी कि भाई प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाएंगे अगली बार, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जो है मार्गदर्शक मंडल और 75 साल की उम्र का उन्होंने जो हवाला देते हुए ये बात कह दी। मुझे लगता है एक पूरी तरीके से ये एक चुनावी वक्तव्य है उनका, और कहीं न कहीं जो है कि भाजपा को कम करने और मोदी जी के महत्व को, क्योंकि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, हम और आप सब जानते हैं 2014 से लेकर अभी 2024 तक ही हो रहा है, और मोदी जी का चेहरा ऐसा लगता है कि या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है या औरों को भी लग रहा है कि अब फीका पड़ता जा रहा है, वो आकर्षण अब नहीं रहा, लोग उस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो देखिए आपको ऐसा चुनाव करना, देखिए जी पीयूष जी, राकेश जी आप इनका जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि मोदी कॉन्फिडेंस के विहीन नेता लग रहे हैं। भाई देखिए, राकेश जी तो एक बात ये नहीं कह पाए, सही बात नहीं कह पाए जो मैं कहूँ आपको। इन्होंने कहा जो मार्गदर्शक मंडल वाला बात है उसमें चूंकि यंग लोगों को आना था और वो नहीं, दरअसल वो पूरा का पूरा मोदी जी को स्थापित करने के लिए किया गया था, क्योंकि आडवाणी का क्लेम बहुत ज्यादा क्लेम था और उनको सपोर्ट भी था और राजनाथ सिंह भी परिदृश्य में थे, लेकिन मोदी जी को उनको अलग करना था, इसलिए जो है कि एक वो मंडल को क्रिएट किया गया और मोदी और उनको क्या नाम आडवाणी जी को अलग कर दिया गया। ये शायद राकेश जी इसको स्वीकार नहीं कर पाए, इन्होंने इनडायरेक्टली वो बात कही। पीयूष जी मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी मेरा झुकाव किसी तरफ है उस आधार पे कभी कोई बात नहीं करता। मैं जो जनता की नब्ज देखता हूं, जनता जो सोच रही है, और यही कारण है 2009 से लगातार जो एनालिसिस मैंने किया है, मीन्स पत्रकारों को सुनकर, रिपोर्ट्स देखकर, पैकेज लिखते हुए, स्क्रिप्ट के भीतर जाते हुए, और जनता का जो डेटा आ रहा है, फीड आ रही है हमारे न्यूज़ रूम में, उसका एनालिसिस करके मैं कोई बात कहता हूं, और उसी का एनालिसिस कह रहा हूं आपसे कि जो आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मोदी को छोड़ करके इस देश की राजनीति में विपक्ष के किसी नेता में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आज राहुल गांधी की रैलियां देख लीजिए। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने बात कह दी है, ऐसे बॉल मेरे पाले में है।
प्रधानमंत्री के रूप में उनकी रैलियों का डेटा आप देख लीजिए। भारत के अंदर क्या कोई नेता है जो उनके मुकाबले इस देश के अंदर इतनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है? कोई इलाका नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई आसमान नहीं है जहां मोदी ने अपनी छाप नहीं छोड़ दी है। इसलिए भारत की राजनीति में भूल जाइए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। भगवान करे राहुल गांधी, प्रियंका जी सब शतायु हो और सब भारत की राजनीति को एक दिन नेतृत्व करें, मेरी शुभकामना है। लेकिन आज की तारीख में जो उनके जो केजरीवाल कह रहे हैं ना, बीजेपी आपको बीजेपी मिटाना चाहती है, अरे आपके कर्म आपको मिटाते हैं, कोई पार्टी कैसे मिटा सकती है? भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जब 30 साल के 32 साल के नौजवान थे, नानाजी देशमुख ये काम कर रहे थे, तब कांग्रेस कुचल नहीं पाई। आरएसएस को तो बैन ही कर दिया था, इमरजेंसी में बैन किया। उसके बाद भी जो जिनको इस देश के अंदर राजनीति में सफलता प्राप्त करनी होती है वो कभी पीछे नहीं हटते, वो धूल से उठ करके आसमान में छा गए। देखते ही देखते अटल बिहारी वाजपेयी को 90 के दशक में इस देश ने हाथों हाथ ले लिया। आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, जो आदमी 60 के दशक से लगातार अपना घर परिवार छोड़ करके रात दिन गांव गिरांव गुजरात के से लेकर के और कश्मीर तक, उत्तराखंड से लेकर के असम तक दिन रात घूमता रहा है, आप उसको साधारण समझ रहे हैं? आपको लग रहा है पॉलिटिकल गिमिक है या किस प्रकार का? अरे वो अंदर बाहर एक आदमी है, मन विचार कर्म से एक साथ चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा के संगठन महामंत्री के रूप में जब गोविंदाचार्य ने रिजाइन किया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी पहली बार संगठन महामंत्री बने थे। और उसके पहले बता दूं, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा लेकर निकले थे कश्मीर तक, उसका संयोजन नरेंद्र मोदी कर रहे थे। 1992 से लेकर के आज 2024 है, जिस आदमी ने अपने राजनीतिक जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। पिछले 20 साल में एक दिन हॉस्पिटल में नहीं है, बीमार नहीं पड़ा है। 10 साल का तो रिकॉर्ड आपके सामने है, मतलब लगातार घूम रहा है। उसके मुकाबले भारत की राजनीति में कोई नेता नहीं है और कॉन्फिडेंस आप भूल जाइए। सरकारी पैसे से कहीं भी घूमिए, सरकारी पैसे कीजिए, कहीं ऐश कीजिए, लेकिन वो छुट्टी नहीं है। छुट्टी की बात आप करते हैं तो कम से कम यह तो देख लीजिए भाई, सरकारी धन से पूरी। अरे सबको धन दे मिलता है, चैनल भी देता है, अखबार भी देता है। आप कहते हैं 5 दिन की शिफ्ट होती है, एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। मैं तो 5 महीने एक साथ कमरे में, मेरा बगल का कमरा था इनका, जब पंजाब में प्रभारी थे 99 में साथ रहा हूं, मैं जानता हूं कि क्या क्या करते रहे हैं। सुनिए ने व्यक्तियों की बात, सुनिए अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, एक सेकंड नहीं सुनिए अजय शुक्ला जी, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, कौन क्या कहता है, इंडिविजुअल कमेंट पर मत जाइए प्लीज। ना इंडिविजुअल पे नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं बनाइए। देखिए अरे आप गले लगाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पे नहीं होगी बात। कर रहा है उस शख्स को कहेंगे सरकारी धन से। अजय जी एक सेकंड, रामकृपाल जी की वरिष्ठता का सम्मान करिए, इनकी बात सुनिए। राकेश जी एक सेकंड, संवैधानिक पद है राकेश जी, हम अरे जो सरकार चला रहे हैं, राकेश जी शांत एक सेकंड। रामकृपाल जी हम में सबसे वरिष्ठ है, उनकी बात सुन लिए पहले। देखिए, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, मैं व्यक्तियों पर आप मत जाइए और कौन क्या करता है। मैं जैसा अजय जी ने एक बात कही थी, देखिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आपके सामने तथ्य दे रहा हूं, मैं कोई विचार नहीं दे रहा हूं। 2024 में मोदी जो जीते उत्तर प्रदेश में, जो उनका, मैं केवल एक स्टेट की बात कर रहा हूं। सब लोग ये जानते हैं कि पिछड़ा जो है, पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट, सबसे ज़्यादा वोट पिछड़ों का अगर किसी को मिला है तो बीजेपी को। 2014 में मेजॉरिटी पिछड़ों की बीजेपी को वोट दिया, 17 में पिछड़े बीजेपी को के साथ थे, 19 में बीजेपी के साथ थे, 22 में बीजेपी के साथ थे, 23 में मध्य प्रदेश का देख लीजिए अगर यहाँ, तो उनके साथ हैं। ये जो पिछड़ा वर्ग, जो मंडल से जो क्रीम थी वो चली गई, रीजनल पार्टियों के पास रह गई। जो मट्ठा था, यानी बहुत बड़ी संख्या, वे जातियां जो 1.5%, 2%, 2.5%, 3% हैं, वे सब की सब लगातार चुनावों से, मैंने 2019 में भी लोग कहते थे कि बिल्कुल नहीं, बीजेपी को नहीं मिलेगा। मैंने उनसे पूछा था कि अभी 17 में जिन पिछड़ों ने मोदी को वोट दिया है,
वो ये योगी को वोट दिया है, उन्होंने, मोदी ने ऐसा कौन सा बम गिरा दिया है कि 19 में उनसे नाराज हो गए। और आज मैं पूछ रहा हूं कि ये पिछड़ा कोई मुझे बता दे कि ये पिछड़ा अगर मोदी से, बीजेपी से अलग हुआ है तो वो कहाँ गया है, और अगर पिछड़ा मोदी के पास इंटैक्ट है जो कि 6 चुनावों से लगातार है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि जो आप लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि यूपी में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो तभी हो सकता है जब पिछड़ा नाराज हो करके, क्योंकि जानते हैं एक सेब को काट दीजिए, आधा पिछड़ा है, आधे में 3 फांक कीजिए, आपका जो है सवर्ण, दलित, माइनॉरिटी, वो 3 होते हैं, 18 के करीब करीब होते हैं। 50 से 52% पिछड़ा है, और उसका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ है, साथ था, साथ है। मैं नहीं जानता वो साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज की तारीख पर 6 महीने पहले मध्य प्रदेश तक वो बीजेपी के साथ है। उत्तर भारत में बिल्कुल अड़ा हुआ बीजेपी के साथ इंटैक्ट। रामगोपाल जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मिहिर जी आपकी अनुमति से। मिहिर जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, अजय जी एक बात पूरी कर लूँ, आप बोलिए। मैं बात पूरी कर लूँ, फिर आप बोलिए। मेरा कहना है केवल अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था, बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर रही हैं। मैंने जम्मू कश्मीर में, हमारे जो संवाददाता जा रहे हैं तमाम राष्ट्रीय चैनलों के, उनकी रिपोर्ट्स को मैं गहराई से देख रहा हूं, एक एक घंटा सुनता हूं, और उसमें से मुझे 70% महिलाएं देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत शांति है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवाद नहीं है। अब जो नए वोटर हैं, 18 साल पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, नरेंद्र मोदी का संवाद 2014 से लगातार, परीक्षा पर चर्चा, मन की बात, उसके जरिए उन्होंने उनके दिल में जो जगह बनाई है, वो सारा वोट बीजेपी को जा रहा है। राकेश जी, बहुत देर से प्रेम जी शांति से बैठे हुए हैं। प्रेम जी, ये बताइए, ऐसा लग रहा है विपक्ष पूरी तरह से, जिस तरह से हमला करने के लिए नंबर 1 अगर उनके लिए कोई टारगेट है तो वो पीएम मोदी हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी की उनकी पार्टी बार बार दावा कर रही है। हकीकत क्या है, नहीं है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को लगा कि अगर मोदी पे बार बार हमला करेंगे, कहेंगे, तो ये उतना कारगर नहीं होगा, तो इसीलिए टारगेट शिफ्टिंग कर लो और नाम एक नया उछाल दो, अमित शाह, जिसके लीडरशिप, जिसके प्रधानमंत्री पद, जिसके पार्टी नेतृत्व पे लोग डाउट करेंगे, क्योंकि मोदी के रहते ऐसी बात हो नहीं सकती, इसीलिए एक नया नाम और उछल जाता है कि योगी आदित्यनाथ को भी उछाल दो किसी बहाने से। ये क्या टारगेट शिफ्टिंग कर रहे हैं ताकि विमर्श, मुद्दा और चर्चा की बात विपक्ष के लिए नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी कुछ और चर्चा शुरू हो जाए, इसीलिए ध्यान भटका दो? देखिए, ध्यान भटकाना तो राजनीति का एक मकसद होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में आपका प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, ये जमानत उनके मांगे जमानत नहीं मिली है। जमानत तो मांगने पे ही मिली है, उन्होंने अपील की, याचिका लगाई, बिना मांगे। आप अगर चाहते हैं तो आप दोबारा एप्लीकेशन दीजिए। फिर देखिए, ये जमानत अदालत की पहल पर मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, ये नियमित जमानत भी नहीं है और मांगने से भी नहीं मिली है। ये भी स्ट्रेसफुली कह रहा हूँ, ये संविधान में इक्वल फील्ड के सिद्धांत के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की पहल के आधार पर मिली है। और उड़ गई, बात पूरी तो सुप्रीम कोर्ट जब किसी विपक्ष के नेता को जमानत दे दे तो धज्जियां उड़ जाती हैं, और जेल में डालें तो धज्जियां नहीं उड़ती हैं, ये एक सोच है। लेकिन ये जो केजरीवाल बाहर आए हैं, एक ज़बरदस्त, केजरीवाल एक सिंपल नेता नहीं है, एक नैरेटिव देते हैं। और नरेंद्र मोदी अगर जो सियासत करते हैं, बीजेपी जो सियासत करती है, जैसे धर्म की सियासत, आपने बाइट चलाई सुधांशु त्रिवेदी जी की कि राम का नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल, हनुमान जी के मंदिर पे तो हनुमान जी का नाम लिया, तो हनुमान जी का नाम लिया, राम का नाम नहीं लिया, तो भाई सीता का नाम लिया क्या नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने? इसका तो कोई अंत नहीं है इस तरह के सवालों का। लेकिन जिस पिच पर वो खेलते हैं, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल भी उस पिच पर खेलते हैं। लेकिन पूरे चुनाव में इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और जो जो विपक्ष ने मुद्दे तय किए हैं इस चुनाव को, बहुत अच्छे से रामकृपाल जी ने समझाया कि ओबीसी की सियासत को देख करके, लेकिन ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव, लोकतंत्र बचाने का चुनाव, आरक्षण बचाने का चुनाव, देश बचाने का चुनाव है, और इस चीज को बीजेपी ने माना है, हर बार जवाब दे रही है बीजेपी। ये प्रेम कुमार जी, एक मिनट सुनिए ना, प्रेम जी, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। नहीं, आप बोलिए ना, ये आप जो लास्ट में कह गए ना कि देश बचाने, देश को क्या हो रहा है?
क्यों लोकतंत्र जब नहीं बचेगा तो हाँ, देश लोकतंत्र बचेगा नहीं, क्या? लोकतंत्र कैसे नहीं बचेगा बताइए, आप मुझे तो समझाइए। अब क्या चंडीगढ़ में जो हुआ वो लोकतंत्र बचाने का उदाहरण था क्या? लोकतंत्र ऐसे ही खतरे में जाता है और क्या होता है जेल लोकतंत्र? में रह करके मुख्यमंत्री पद लेके बैठे रहिए, लोकतंत्र बच रहा है ना? पत्नी वो- को आगे कर दीजिए, लोकतंत्र बच रहा है, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं तो आप हाँ, नहीं, क्या कहना चाहते हैं? 5,000 नहीं, वर्ग आप किलोमीटर समझिए, जमीन चाइना को कब और अरविंद दो आप- भाई बहन घूम रहे हैं, बच लोकतंत्र गया। बच रहा है। यही नहीं सारे लोग परिवार बच जो रहा है, है। परिवार जो है, प्रेम जी का टर्न था, राकेश जी आप बदायूं नहीं, में, प्रेम जी, मैनपुरी राकेश में, जी, राकेश जी, आज प्रेम- आज राकेश जी एक नहीं, परिवार चुनाव नहीं, लड़ रहा है, राकेश लोकतंत्र बच रहा है। राकेश जी, प्रेम अरे जी, प्रेम जी का पूरा टर्न था। परिवारवाद भारत नहीं। के अंदर चल रहा है नेपाल और जो में राजनीतिक दल पे परिवार अरे को अजय- लेकर चल रहे हैं। अजय जी, आप रुकिए। मुझे बताइए, तो केजरीवाल की देश पत्नी कैसे बचेगा कि इंडिया जब अलायंस के मंच पर जमीनें क्यों तक गई कब्जा और की किसके जा रही कहने है। पर गई? कौन सा अधिकार तो था? कौन सा जमीनें लोकतंत्र तक था? कब्जा की जा रही है। इसका उत्तर नहीं, दीजिए नहीं, सुनिए, पहले। शांति शांति, पहले केजरीवाल की श्रीमती राकेश जी इंडिया अलायंस के राकेश जी, एक मंच मिनट। पर क्यों मैं- गई? राकेश जी, आपके किस पास आ रहा हूं। अधिकार से गई? सुनिए तो आम सही। आदमी पार्टी का कौन सा जिम्मेदारी अरे- इनके ऊपर थी कि वो उस अरे मंच जैसे पर बैठी अब थी? जैसे 75 परिवारवाद सुनिए तो चल रहा सही, है राकेश जी, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म जैसे- हो रहा है। जैसे अरे 75 लोकतंत्र तो यही लोग खत्म सुनिए कर ना, रहे हैं। जैसे 75 साल बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वैसे आम आदमी के मंच पे कौन जाए कौन ना जाए वो उनके नेताओं ने अलाउ किया होगा, ये इमरजेंसी तभी वो में गए बहुत होंगे। नेता जेल गए, ठीक है। अटल बिहारी अब वाजपेयी गए, सुनिए, अब आडवाणी जरा- गए, अब मोदी जरा गए, सब प्रेम- जेल गए। चल, किसकी सुनिए- पत्नी आकर के मंच पर बैठ गई? सुनिए, प्रेम जी से क्या बात करते प्रेम जी हैं? आप अपनी बात पूरी करिए, आप कह रहे थे। विमर्श में और गॉसिप में फर्क होता है। गॉसिप है ये? हम इस चैनल प्रमाण पर दे रहे हैं गॉसिप आपको। नहीं कर रहे हैं, हम विमर्श कर रहे हैं। एक पक्षी और बात मत करिए। इससे थोड़ी देर एडिटोरियल पहले मीट है। ऐसे क्या है, बकवास हो रहा है क्या? नहीं कहाँ नहीं बैठे प्रेम जी हुए आप हैं? राकेश जी शांति शांति, राकेश जी शांत रहिए, इनकी बात थोड़ी पूरी देर करिए। पहले जवाब नहीं है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो इस देश में बीजेपी के हारने की बात करेगा वो उसके आंख में चश्मा गलत लगा हुआ है, और जो बीजेपी की जीत की बात करेगा उसका चश्मा बहुत सही है। जीत का कोई ये विषय ये ये जो नैरेटिव है, हम जो बोलेंगे वही सही है। जो बीजेपी कहती है जो उसको वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाए, वो देश विरोधी है। और ये हमारे पैनल में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जीत की हार की आशंका बताएगा वो उसका चश्मा ही खराब है। सारा चश्मा एक ही तरफ का ठीक होता है। वही लोग पत्रकार होते हैं जो बीजेपी को जिताएंगे, जो बीजेपी को हार देखते रहे दिखाएंगे वो पत्रकार ही नहीं है। ये जो इस विमर्श के साथ में, इस तरह के साथ में विमर्श नहीं हो सकता। इस अरे झूठा नैरेटिव के प्रचार साथ भी नहीं में होना सुनिए ना, चाहिए मजे कि की आप बात- किसी भी टीवी चैनल के आप मंच पर सच्चा बैठ प्रचार कर करके रहे हैं, केवल झूठ लगातार बोले। बकवास अरे किए जा रहे हैं। बताइए ना उनकी और पत्नी, लगातार आप बकवास उत्तर कर रहे दे हैं दीजिए, आप। पत्नी नहीं, मंच नहीं, पर क्यों लगातार थी? बकवास प्रेम जी, कर शांति, रहे हैं। पत्नी शांति, मंच पर शांति। क्यों थी? शांति अरे, कौन सा सुनिए, लोकतंत्र था? प्रेम जी, प्रेम जी, पत्नी मंच पर क्यों अरे थी? सुनिए सुनिए सुनिए, शांति शांति होने पर आपको सुनिए आपत्ति सुनिए, है? एक पत्नी सेकंड, मंच एक पर सेकंड, राकेश जी हिंदुस्तान के आम नागरिक आदमी नहीं है। के आम आदमी पार्टी को अरविंद कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के आप बाद, होते कौन है? एक अरविंद महिला को केजरीवाल आप के उसके जेल अधिकार से जाने के वंचित बाद करने वाले उनकी श्रीमती कौन जी होते हैं? इंडिया अलायंस के आप मंच कौन पर हैं? कैसे गई? मिसेस केजरीवाल को इंडिया के गठबंधन पर बैठने से, सुनिए। हेमंत सोरेन की अरे पत्नी को लोकतंत्र बचा कि वोट खत्म हुआ? मांगने से आपको क्या परिवारवादी दिक्कत? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मजबूत होता अरे है महिलाओं की परिवारवादी भागीदारी से। लोकतंत्र है। लोकतंत्र मजबूत होता है राबड़ी हाँ। देवी के मुख्यमंत्री नेता बनने जेल से। चला जाए तो उसकी पत्नी को लोकतंत्र उठा के मजबूत बैठा होता दो। है उसके मिसेस बेटे के जाके केजरीवाल मंच के पर वोट बैठा दो। मांगने यही से। चलेगा। आप जैसे पुरुषवादी लोग पुरुषवादी। महिलाओं के ये देखिए, ये आगे ट्विस्टिंग बढ़ने देखिए। से आप प्रेम लोग जी, ऐसे ही प्रेम विरोधी जी, बोलते हैं। देखिए। आप सुनिए। पुरुषवादी लोग हैं। महिला सुनिए, मिसेस ये केजरीवाल प्रेम जी। राजनीति नहीं कर अरे सकते। कार्यकर्ता बनिए आप पहले, कौन हैं? अरे सुनिए, वर्कर बनिए। कौन है आप? राखी बिरला को क्यों नहीं बताया? राखी बिरला को अरे राकेश जी प्रेम जी, राकेश जी प्रेम जी, एक सेकंड एक सेकंड एक आप तय सेकंड, करेंगे। अरे सुनिए तो सही, राखी अरे बिरला सुनिए, को नहीं बताया। अरे सुन अरे लीजिए, राखी बिरला को, अरे सुन लीजिए। राखी बिरला को इंडिया अलायंस के मंच पर क्यों नहीं बैठाया? राकेश जी शांति, एक सेकंड शांति, प्रेम जी शांति। राखी बिरला देखिए, को अरे इंडिया राकेश जी रुकिए अलायंस तो के सही, मंच पर क्यों अरे नहीं राकेश जी बैठाया? मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपसे पूछ के बैठाएगा लोग। अरे आप प्रेम- आप अरे तय प्रेम- करेंगे आम आदमी पार्टी अपनी की पत्नी को राजनीति। कैसे बैठा दो? आप तय करेंगे। क्यों डेमोक्रेसी आप कैसे तय चलेगी? करेंगे। मैं नहीं डेमोक्रेसी बताऊं। है इसीलिए मैं मिसेस नहीं बताऊं। केजरीवाल का प्रेम जी, मंच पर प्रेम जी, बैठी है। प्रेम जी, प्रेम जी। डेमोक्रेसी है वो इसीलिए पार्टी का मिसेस मेंबर ही नहीं केजरीवाल है। मंच पर प्रेम बैठी जी। है। मेंबर नहीं। डेमोक्रेसी बचाने अरे की ये लड़ाई पार्टी का है मेंबर और नहीं। आप मिसेस केजरीवाल को हटा करके डेमोक्रेसी का को मेंबर खत्म नहीं। करना चाहते हैं। हाँ। आप चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं पूरे देश को। हाँ। लूट सुनिए, लीजिए लोकतंत्र, लूट सुनिए, लीजिए वोट, सुनिए, आप खत्म दोनों- करिए प्रेम लोकतंत्र। जी- वन लीडर वन नेशन बना दीजिए इस देश को। प्रेम जी आज जवाब नहीं है आपके पास। वन नेशन जवाब आपके पास सुनिए, नहीं है। बता प्रेम जी, दीजिए, पत्नी अरे कैसे राकेश जी बैठाया? सुनिए तो सही, राकेश जी प्रेम जी सवाल सुनिए। वही है, पत्नी को अरे क्यों राकेश बैठाया? जी सुन लीजिए मेरी बात,
प्रेम जी आप भी सुनिए। कार्यकर्ता नहीं है तुम्हारे सुनिए, पास। एक सेकंड सुनिए, सही। इस स्टूडियो में हम 4 लोग बैठे हुए और आप दोनों चश्मे की बात कर रहे थे। ना तो मैंने चश्मा पहन रखा है, ना ही रामकृपाल सर ने। चश्मा आप दोनों के पास है और दोनों के अपने अपने चश्मे हैं। उस चश्मे के नजरिए से देखिए। बात यह हो रही थी कि क्या केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बमुश्किल 20 घंटे के बाद जिस तरह से एक नैरेटिव
जिस नैरेटिव की उसे मान लिया जाए, जो कहने की कोशिश की है, क्या वो एक तरह से जनता को कंफ्यूज करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए और उस तरफ इशारा करने के लिए है, ताकि मोदी के ऊपर से चर्चा खिसक के किसी और के तरफ जाए और जनता कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको थोड़ा कंफ्यूजन में लगे कि अच्छा वो होगा, ये होगा, 75 साल के बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और वो पार्टी के नेता अमित शाह ने साफ क्लियर कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मोदी तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे। ये साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं 75 साल की थ्योरी विपक्ष ने तो नहीं लाई ना, जो मार्गदर्शक बना, जो बना, इसको झूठलाना कि 75 साल की थ्योरी ही नहीं है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अच्छा, और तीसरा टर्म मिलेगा तब तो तीसरा टर्म 5 साल की, चलिए उसके तो मिल ही नहीं रहा है। अरे आप जीत ही अच्छा, नहीं फिर रहे भी हैं। एक बात बताइए, तीसरा टर्म तो 4 तारीख को पता चलेगा किसको उनको तीसरा टर्म मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर भी कहा कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, मैं जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री क्यों बना रहा, और हेमंत सोरेन को भी ऐसा ही करना चाहिए था, उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आपने उनका बयान सुना केजरीवाल जी का? बिल्कुल सुना। आप क्या कहेंगे उस पे? देखिए, हेमंत सोरेन और इनमें बहुत फर्क है। हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जब थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंसल्ट करने के लिए झारखंड से यहाँ आते हैं तो उनके घर में छापेमारी और फरार है का हल्ला मच जाता है। ये दुश्वारियां अरविंद केजरीवाल को झेलनी नहीं पड़ी हैं। नहीं, इस दोनों प्रेम की जी, परिस्थितियां फर्क प्रेम जी, है। प्रेम जी, प्रेम जी, एक परिस्थितियों में सेकंड, फर्क है। राकेश जी आप शांत रहिए। प्रेम जी, इसमें जो आपने कहा फरार, हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे और हम भी उस टाइम पे चैनल पे खबर चला रहे थे और 24 घंटे के करीब तक ये पता किसी को नहीं था कि हेमंत सोरेन कहाँ थे। अगर मान लीजिए खबरें चल रही किसी जगह, कोई भी सरकारी प्रवक्ता आता, उनकी पार्टी से कोई आता, कहता कि नहीं भाई मेरे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में फलाने जगह पे है या दिल्ली से चल चुके इस फ्लाइट से आ रहे, तो हवाई जहाज से भी नहीं गए थे, वो अचानक के यहाँ के बाद सीधे अपने घर में प्रकट होते हैं। इसीलिए पूछा गया कि मुख्यमंत्री कहाँ है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सब कुछ शेड्यूल्ड होता है और उसमें अगर कोई नहीं मिल रहा इसलिए सवाल किया गया था, इसलिए ये नहीं था अननेसेसरी का हल्ला नहीं था। आपको बताऊं स्पष्ट कर ये दूं, हाल क्या है दिल्ली का इस समय? दिल्ली में इस समय मच्छरों का साम्राज्य हो गया है। कारण क्या है? फाइलों पे साइन नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप ऑफिस जाएंगे नहीं। केजरीवाल जी के पास तो कोई डिपार्टमेंट में नहीं, किसमें साइन करेंगे? कोई साइन नहीं करेंगे तो उनको साइन करने की जरूरत ही नहीं है। बजट की कैसे बात बनेगी? नहीं, उनको साइन करने की जरूरत ही फिलहाल नहीं है। 20 दिन साइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुख्यमंत्री के अप्रूवल के कुछ नहीं होता। भाई देखिए, कल एक बात बताइए राकेश जी, कल कोर्ट ने कहा कि भाई 2022 का मामला है। जब कुछ है नहीं तो इस्तीफा नहीं, सुन तो लीजिए, सुनिए, आप इस बात का जवाब दीजिए। 2022 में यह कहा गया कि 2022 का मामला है, इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे, और अगर मैं 22 दिन के लिए इनको छोड़ ही दूं तो कौन सा पहाड़ टूट जाने वाला है? ये सुप्रीम कोर्ट, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर इसको नजीर बनाया गया, पूरे भारत की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा और सारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया दबंगों, बाहुबलियों, अपराधियों के कब्जे में चली जाएगी। इसका कितना दुरुपयोग होगा? अच्छा ठीक है, अब टाइम की कमी है इसलिए क्लोजिंग रिमार्क में लूंगा। रामकृपाल सर, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को अदालत के फैसले पर ठीक है टीका टिप्पणी हम कर सकते हैं, लेकिन हम जजमेंटल नहीं होने चाहिए हमको। पहली बात तो ये है कि कल ही अगर आप देखेंगे, इस देश में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। कल ही हाई कोर्ट से एक दिल्ली के स्कूलों के लिए एक फैसला आया है कि किन किन स्कूलों को किताबें दी जाएं, और उसमें आदसी और इन लोगों को, मैं जहाँ तक मुझे पता है, मैं सरसरी निगाह से ये देख के आया हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने क्या क्या कहा था, खुद कहा था केजरीवाल जी को कि आप जो है जानबूझकर आप अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और ये बहाना नहीं चलता कि मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए साइन नहीं हो रहा है। ये सब बातें भी हुई, मैं इस पर नहीं जाता। एक बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, जो हम लोग समझते हैं ना कि नेताओं के कहने से जनता, एक बात समझ लीजिए, जनता नेताओं से ज़्यादा होशियार है, कम से कम उन मामलों में, क्योंकि वो गेहूं पैदा करती है, फौलाद पैदा करती है, वो सामाजिक अंतर्विरोधों में जीती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसे पता है ज़्यादा नेताओं की तुलना में। इसलिए मुद्दे नेता नहीं बनाते, मुद्दे जनता खुद तय करती है, और 4 तारीख को ये पता चल जाएगा। हाँ, कोशिश नेताओं की जरूर होती है जुमला छोड़ दें, लेकिन मैं फिर कहता हूं,
आप इसी ऑफिस में, अगर मैं मिहिर जी से कहता हूं, एक सर्वे कर लें कि जितने भी लोग हैं, अगर 100 लोग हैं, उनसे पूछ लें कि आपने वोट देने का निर्णय कब किया था। क्या किसी नेता के, किसी भाषण के, किसी घटना के चलते आपके निर्णय में बदलाव आया है? अगर 3% से ज़्यादा कहीं कोई कह दे तो जो कहीं हार जाऊंगा मैं। मतदाता बहुत जागरूक है और वो जमीनी सच्चाई को जानता है। आप कहिए घर नहीं बनवाया, उसका घर नहीं बना होगा तो उसको खुद मालूम है, वो घर में नहीं रह रहा होगा। हमें मतदाता पर विश्वास रखना चाहिए। नेता अपनी कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। 4 तारीख को जो जजमेंट आएगा उस दिन हम लोग ये बात करेंगे। अभी से हम शर्त लगाएं और कहें कि नहीं ये हार जाएंगे। मैंने तो केवल ये कहा कि अगर 200 सीट दे रहे हैं तो पहला, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी इस देश की होगी, राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा। इस पर अगर कोई एतराज आप लोग हो तो बता दीजिए। जी रामकृपाल जी, हमारे पास समय की भी कमी है, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि मुद्दे नेता नहीं बल्कि जनता तय करती है, और जनता की अदालत में जो फैसला होने वाला है वो 4 तारीख को हम सबको पता चलेगा।